खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। जीवन का जो महासत्य है उसको पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, अभ्यास करने की सुविधा कहीं नहीं है, किसी दुनिया में, स्कूल में, कॉलेज में नहीं है। आप घूम के देख लीजिए, यहाँ वो शिक्षा दी जाती है। भले हम लोग साधारण लोग हैं, बहुत उच्च स्तरीय विद्वान या साधु सन्यासी नहीं हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन कम से कम बाबा जी के अनुसंधान को लोगों तक सामान्य शब्दों में पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं। नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार आपने परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की स्थापना के बारे में चल रहे प्रयासों को देखा। वर्तमान व्यवस्था का विकल्प है मध्यस्थ दर्शन आधारित चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार। और अभ्युदय संस्थान अछोटी में लोक शिक्षा यानी जीवन विद्या शिविर और शिक्षा के मानवीयकरण के माध्यम से परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को इस धरती पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अभ्युदय संस्थान की स्थापना क्यों और कैसे हुई। कुछ लोगों की योजना अब लाखों लोगों के समाधान का केंद्र कैसे बन गई। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के अभ्युदय संस्थान अछोटी का इतिहास जानने से पहले इस धरती पर मानव की अब तक की विकास यात्रा को भी थोड़ा समझ लिया जाए। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी लगभग 450 करोड़ वर्ष पुरानी है। इस धरती में विकास क्रम जब आरंभ हुआ तब यह सिर्फ धूल, हवा और पानी का समूह मात्र थी। विकास क्रम की विविध अवस्थाओं को पूरा करते हुए इस धरती में मिट्टी, हवा, पानी और पर्वत क्रमशः विकसित हुए। फिर पेड़, पौधे और तरह तरह के जीव जानवर विकसित होते चले गए। अंततः इस धरती पर मानव प्रजाति की उत्पत्ति लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व हुई। आधुनिक मानव अपने उद्भव से लेकर अब तक विगत 2 लाख वर्षों में विकास की अनेक अवस्थाओं को पार करते हुए जंगल, गुफा युग से निकलकर गांव, शहरों में निवास करने लगा है। और 21वीं सदी में अब इस धरती पर एक बहुत बड़ी आबादी गांवों, खेतों, जंगलों से अलग हटकर अत्याधुनिक महानगरों में रहने लगी है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि लाखों वर्षों में पशु से विकसित होकर कथित सभ्यताओं को अपनाने के बाद भी आज का आधुनिक मानव अभी भी जीव चेतना में जी रहा है। जिंदगी के विविध आयामों में आविष्कार पूर्वक अनेक संसाधनों के विकास के बावजूद स्वस्थ मानसिकता का वांछित विकास नहीं हो पाया है, जिस कारण 21वीं सदी में भी मानव आपसी हिंसा प्रतिहिंसा युद्ध में संघर्षरत है। तमाम सुविधाओं से लैस मानव आज हर दूसरे मानव के साथ अविश्वास से भरा और भयभीत है। जाहिर है, विकास की विविध धारणाओं, समता मूलक समाज की स्थापना और सुख समृद्धि की परंपरा की चाहत के बावजूद इस धरती में स्वस्थ मानवीय परंपरा एक शुभ कामना मात्र बनकर रह गई है। इतिहास गवाह है कि विविध तरह की धार्मिक, आध्यात्मिक मान्यताओं को प्रतिपादित करने के बाद भी
मानव धर्म अपनाया नहीं जा सका। यही नहीं, आधुनिक विज्ञान की तमाम उपलब्धियों और सुविधाओं के बावजूद वैज्ञानिक चेतना संपन्न मानवीय सभ्यता विकसित नहीं हो सकी। वर्तमान दौर में यह धरती मानव के लिए सुविधाओं का विकास करने के क्रम में बीमार हो रही है और इसके स्वरूप में स्वस्थ संतुलित बने रहने के बजाय विनाश की संभावना बलवती हो चुकी है। दूसरी ओर घातक हथियारों से लैस आधुनिक मानव अपने आप को युद्ध हिंसा में झोंककर स्वयं ही समूल नष्ट होने पर तुला हुआ दिखाई देता है। तमाम सुख सुविधाओं और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद या विभिन्न तरह की विचारधाराओं, धर्म, संप्रदाय को अपनाने के बाद भी इस धरती पर मानव का, समाज का निरंतर सुख शांति के साथ जीना आज भी स्वप्न बनकर रह गया है। वजह, समूचे अस्तित्व के साथ मानव का संबंध कैसा है, इसकी अस्पष्टता का बना रहना। मानव ने स्वयं को अस्तित्व से अलग इकाई माना और इसीलिए समस्याओं से जूझता रहा। इन सभी समस्याओं के समाधान के रूप में ए नागराज जी ने मध्यस्थ दर्शन के रूप में एक नए दर्शन को प्रस्तुत किया। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन स्वयं में सहअस्तित्ववाद है। जो ज्ञान किस बात की हुई? सहअस्तित्व में ज्ञान हुई, सहअस्तित्व से ज्ञान हुई, सहअस्तित्व के लिए ज्ञान हुई। इतने ही तो बात, 3 सूत्र। सहअस्तित्व में ज्ञान हुए, सहअस्तित्व रूप में पूरा अस्तित्व होना ज्ञान हुआ, मुझको समझ में आया। सहअस्तित्व से ज्ञान हुए, सहअस्तित्व से ही हम सब कुछ इस ज्ञान प्राप्त किया। सहअस्तित्व के लिए ज्ञान हुए, सहअस्तित्व को हम दूसरों को बोध करा सकते हैं, इसीलिए सहअस्तित्व के लिए भी बोध होगा। अभी अपन प्रस्तुत कर रहे हैं समाधान समृद्धि पूर्वक हर परिवार जी सकता, हर व्यक्ति समाधान संपन्न हो सकता है, हर परिवार समाधान समृद्धि संपन्न हो सकता है, हर पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरा मानव समाज ये समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व प्रमाण परंपरा हो सकता है। रहस्य मूलक आदर्शवाद या भोग मूलक भौतिकवाद के विकल्प के रूप में मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से सहअस्तित्ववाद एक नई विचारधारा के रूप में सदी के अंतिम दशक में जन जन तक पहुंचना शुरू हुआ। उसे सुदृढ़ गति देने के लिए पिछली सदी के अंतिम दशक में कुछ लोगों ने अभ्युदय संस्थान की स्थापना करने का फैसला किया। उनके मुखिया थे राजन शर्मा जी। अभ्युदय संस्थान नाम से एक छोटी सी शुरुआत हुई। यहाँ तक एकदम शून्य से शुरुआत हुई है अभ्युदय संस्थान की। हमारे 1-2 मित्र थे जो वहाँ पर आया जाया करते थे, रायपुर रहते थे। हम लोगों को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और एक हाल बन गया। महिलाओं के लिए भी अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। रात को किचन की सफाई करके किचन में वे लोग सोया करते थे और हम लोग बाहर मैदान में बैठते थे, मैदान में सोते थे। इतनी छोटी सी शुरुआत अभ्युदय संस्थान की हुई और सुनकर बड़ा अच्छा लगता था कि कम से कम एक ज्ञानी पुरुष के संपर्क में तो हम लोग आ गए। जीवन का जो महासत्य है उसको पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, अभ्यास करने की सुविधा कहीं नहीं है, किसी दुनिया में, स्कूल में, कॉलेज में नहीं है। आप घूम के देख लीजिए, यहाँ वो शिक्षा दी जाती है। भले हम लोग साधारण लोग हैं, बहुत उच्च स्तरीय विद्वान या साधु सन्यासी नहीं हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन कम से कम बाबा जी के अनुसंधान को लोगों तक
सामान्य शब्दों में पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं। आज अभ्युदय संस्थान अपनी स्थापना के लगभग 24 वर्ष पूरे कर चुका है। विगत 2 दशकों में संस्थान कैसे आगे बढ़ा, आइए समझते हैं संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक सोम भैया से। 2001 से लेकर 2020 तक के सफर को देखें तो तमाम सरकारों में, कुछ सरकारों में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ स्कूल्स में, कुछ कहीं समाजों में दर्शन का जीवन विद्या शिविरों के माध्यम से बीजारोपण हुआ। ये एक अच्छी स्थिति बन गई है। शिविरों की श्रृंखला शुरू हुई और चूंकि ये दर्शन पूरा शिक्षा में जाना था तो बाबा जी, सोम भैया और सबके प्रयासों से रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार ये प्रयोग हुआ। मतलब रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे स्टूडेंट 5 वर्ष तक अभ्युदय संस्थान आए हैं। ये पहली उपलब्धि थी दर्शन को शिक्षा में डालने की, अगर हम अपने क्षेत्र में बात करें तो एक परमानेंट सक्सेस पे सोम भैया ने, अभी भी मुझको याद है हमने 1 घंटे की बातचीत रखी थी बच्चों के साथ में और वो चली करीब 2.5 घंटे और वो जो बातचीत हुई, बच्चों को उस बातचीत ने ऐसा आकर्षित किया कि वहाँ से फिर हमारा सिलसिला निकल गया शिविरों का। और फिर निरंतर इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर और अभ्युदय संस्थान अछोटी के बीच में एक, मुझको याद है, एक अनुबंध भी हुआ था जिसमें जिम्मेदारी थी संस्थान ने कि हर हफ्ते हमारा एक बैच यहाँ आएगा और संस्थान में उनका जीवन विद्या शिविर होगा। इस तरह से ये बात आगे निकली, फिर कंटिन्यूअस शिविर चले, कई साल चले। संस्थान ने अपनी स्थापना के शुरुआती दौर में कैसे गति पकड़ी, आइए समझते हैं अनीता दीदी से, जिनके पति स्वर्गीय धीरेन्द्र शाह जी ने संस्थान के लिए जमीन खरीदने से लेकर भवन निर्माण तक में मुख्य जिम्मेदारी निभाई थी। महाराज जी बार बार धीरेन से कहते थे कि धीरेन अपने को एक खटारा मानव रिपेयरिंग शॉप खोलना है। मतलब वो जो महाराज बाबा जी से जो मानव के बारे में सुनते थे तो उसमें महाराज जी हमको कैसे कन्वे करते थे कि अपने को एक रिपेयरिंग शॉप खोलना है जहाँ पर मानव को ठीक किया जाए, जहाँ जो भी बिगड़े हुए दुखी परिवार समस्या से ग्रस्त मानव है वो आए, अपन उनकी भोजन कराए, उनकी सेवा करें, उनको प्राकृतिक चिकित्सा दें, आयुर्वेद औषधि दें और जीवन विद्या का शिविर कराएं। तो ऐसा एक माहौल सा बाबा जी महाराज जी ने बनाया था। जब संस्थान की स्थापना हुई तो शुरुआती दौर में वहां निवास करने के लिए सबसे पहले मंजीत भैया और अंजनी भैया का परिवार आया। अंजनी भैया ने संस्थान को व्यवस्थित करने और साथियों की टीम को जोड़कर रखने में मुख्य भूमिका निभाई। आज वे सशरीर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा सदा ही साथ रहती है। अंजनी भैया का पूरा परिवार, दोनों छोटे भाई रंजीत और राजा भैया सहित सभी सदस्य आज भी लगातार संस्थान में जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। पुराने परिवार हैं जैसे सोम भैया जी, बीआर भैया जी, संकेत भैया जी, मंजीत भैया जी, धीरेन भैया जी, अनीता दी, कल्पेश भैया जी, अनिल भैया जी, पूर्णिमा दीदी और हमारे बच्चे अभ्युदय संस्थान को सहयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे और यानी संरक्षण के रूप में हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं देख पा रही हूँ सब भाई जी इतना व्यस्तता के बाद अभ्युदय संस्थान में अपने भागीदारी का निर्वाह कर रहे हैं और आगे भी जो भी कार्यक्रम होगा उन सब में भागीदारी करते रहेंगे और निर्वाह करते रहेंगे। जो आज मैं देख पा रही हूँ अभ्युदय संस्थान उसी के कारण सुचारू रूप से व्यवस्थित चल पा रहा है। इस 20 वर्ष की यात्रा में बहुत से परिवारों से मिलना हुआ, उनके साथ जीना हुआ, जिनमें विशेष रूप शुरुआती दौर में अंजनी भैया जी का परिवार और सोम भैया का परिवार मेरे साथ रहा। उनके स्नेह और विश्वास ने बाबा जी के आशीर्वाद से मुझे अभ्युदय संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे मैंने यथाशक्ति अपनी समझ और बाबा जी व परिवारों के सहयोग से निभा सका। धीरे धीरे अभ्युदय संस्थान में
शिविरों की संख्या बढ़ी। कुछ वर्षों बाद अध्ययन शिविर भी शुरू हुए और भी परिवारों का संस्थान में आकर रहना हुआ। लेकिन आज मैं उस घटना को बैठे बैठे फील कर रही हूँ कि सच में परिवार एक कितना ग्रसित था। आज हम परिवार को पा के 22 सालों में एक इतने बड़े समूह को परिवार के रूप में देख पा रही हूँ, एक अपने पराये से मुक्त होने के लिए फ्री हो रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सुखद घटना है। तो उस घटना को आज मैं रिलेट करके बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ कि कितना बड़ा परिवार। अभ्युदय संस्थान की स्थापना के बाद जीवन विद्या शिविरों के आयोजन ने गति पकड़ी। फिर बहुत सारे नए साथी जो विकल्प की तलाश में संभावनाओं को खोज रहे थे वो भी आकर जुड़े। उनमें से एक हैं योगेश शास्त्री भैया, जो परिवार सहित 2007 में संस्थान में रहने के लिए आए। सन 2005 में मेरा परिवार सहित जीवन विद्या से जुड़ना हुआ। पहले शिविर के बाद ही लगा इसे समझना है और इसके अनुसार जीना है। फिर लगातार कई सारे परिचय शिविरों को सुनने के बाद मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन की तैयारी बनी और अध्ययन कहाँ रहकर करना है इसके बारे में जब बाबा जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अछोटी में। इस तरह से हमारा अछोटी में शिफ्टिंग हुआ। तब अछोटी में परिचय शिविरों का दौर चल रहा था। देश के अलग अलग कोने से व्यक्ति परिचय शिविरों को सुनने के लिए आते थे। स्थानीय लोग यानी छत्तीसगढ़ के भी लोग आते थे। परिचय शिविरों को सुनकर व्यक्ति खुश तो होते ही हैं, उत्साहित होते ही हैं। संयोग से उस समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी का बाबा जी से मिलना हुआ। उन्होंने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने जीवन विद्या को सुना और उसके बाद छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के साथ परिचय और अध्ययन शिविरों की श्रृंखला शुरू हुई। तो एक छोटा सा निवेदन ही यही है, सभी जो विनयपूर्वक जो बुजुर्ग हैं, यदि हम अपनी उपयोगिता को पहचान पाते हैं तो अंतिम सांस तक जीवन विद्या में कार्यक्रम है, कार्यक्रम की कमी नहीं है। संस्थान की स्थापना के शुरुआती दौर में अनिल राठौड़ और कल्पेश वरुजी ने कृषि और गौ पालन को सुदृढ़ करने में मुख्य जिम्मेदारी निभाई। अनिल भाई के मार्गदर्शन में गौशाला में गायों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। कल्पेश जी ने सहअस्तित्ववादी कृषि को साकार करने में योगदान किया। 20 साल पहले जब सोम भैया मिले थे तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि संसार में कुछ नहीं हो सकता। मैंने भारी विरोध में चलता था। सोम भैया को भी कभी कभी समझा, छोड़ो यार, कहाँ लगा है समाज सेवा ऐसा। आज ये स्थिति ये है कि सब कुछ हो सकता है। इतना विश्वास इस विद्या से जुड़ के आया, उसी प्रयास में लगे हुए हैं। अभ्युदय संस्थान से मेरा जुड़ना संस्थान की स्थापना के पहले से है। सन 1998-99 में मैं और मेरे चाचा जी श्री अनिल राठौड़ जी रायपुर में प्राकृतिक कृषि एवं गौ पालन में शोध एवं प्रयोग कार्य में लगे हुए थे। उस दौरान एक संयोगवश हमारी मुलाकात श्री अंजनी भैया जी, सोम भैया जी एवं BR भैया जी के साथ हुई। उनके माध्यम से हमें मध्यस्थ दर्शन की सूचना मिली और उनके माध्यम से ही हमें श्री श्रद्धेय नागराज बाबा जी से मिलने का सौभाग्य मिला। उस समय एक संस्थान बनाने की बात हो रही थी जिसमें मध्यस्थ दर्शन का शोध, अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य हो पाए। फिर संकेत भैया के साथ चर्चाओं से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि केवल कृषि गौपालन पे शोध की बजाय दर्शन में प्रस्तावित संपूर्ण ज्ञान एवं जीवन शैली पर शोध एवं अभ्यास किया जाए। तब से मैं अभ्युदय संस्थान की स्थापना से लेकर अब तक परिवार सहित इस कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य से शिक्षा संस्कार को प्राथमिक कार्यक्रम स्वीकार करके अभिभावक विद्यालय की स्थापना सबसे पहले रायपुर में सन 2011 में हुई और इसके बाद इसका विस्तार अछोटी और रायपुर में हुआ। अभिभावक विद्यालय में संस्थान की बहनों
और भाइयों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से रही। जो बाबा जी का मार्गदर्शन था कि वो था कि तुम इतने योग्य हो कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम सब ने कहा कि बाबा जी हमारा तो अध्ययन भी नहीं हुआ है, अभी तो हम समझे भी नहीं है। तब बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, बच्चों को समझाने जितने योग्य हो तो शुरू करो। और फिर कहा कि मान्यता लेकर ही शुरू करना है, बिना मान्यता के विद्यालय शुरू मत करना। बहुत सुंदर बात जो बाबा जी ने कही थी। सच में आज लगता है कि शायद कई चीजों में हम बाबा जी को सुन नहीं पाए शायद। तो जहाँ भी असफलता दिखती है वहाँ पता चलता है कि कहाँ हम नहीं सुन पाए, कहाँ सुन पाए। तब बाबा जी ने कहा कि मान्यता लेकर ही शुरू करना, अभिभावकों को धोखा मत देना। कभी भी कोई अभिभावक यहाँ से जाना चाहे तो उनको दूसरी स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। तो बस हम लोगों ने मान्यता के लिए काम शुरू किया। उसमें पूरा श्रेय अवधेश बेटा जी को जाता है, जिन्होंने पूरी मेहनत की, और उनके साथ नरेंद्र शर्मा भैया जी हमेशा लगे रहते थे। तो ये दोनों भाइयों की खूब मेहनत से हमको मान्यता मिली और 2011 में 4 जुलाई के दिन विद्यालय शुरू हुआ। हमारे बाद कई ऐसी नई बहनें हैं जो आज विद्यालय को पूरी तरह से संभाल रही है। तो विद्यालय और अभ्युदय संस्थान यूं ही चल रहा है, आगे चलता रहेगा। आज संस्थान अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील है। इस क्रम में मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के लिए देश के कई स्थानों से जिज्ञासु आते रहे हैं। परिणाम स्वरूप कई लोग संस्थान से जुड़ते चले गए। छोटी केवल संस्थान ही नहीं, उसमें कुछ परिवार रहते हैं, उसके आसपास कुछ परिवार रहते हैं। तो जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का एक ढांचा खांचा है, उस पर शोध के अर्थ में, उसके प्रयोग के अर्थ में कई सारे परिवार साथ साथ जीते हैं। आपस में उत्पादन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए कैसे विनिमय किया जाए उसका भी प्रयोग करते ही रहते हैं। उसी के अर्थ में छोटी से ही संचालित एक समृद्धि का भी जो एक विनिमय केंद्र के रूप में रायपुर में चलती है ना, जो गौशाला से जहाँ जहाँ पर गौशाला है उनके दूध का वितरण इसके द्वारा क्रय विक्रय हो पाता है। तो ये सब कार्यक्रम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के अर्थ में भी छोटी के ही माध्यम से, छोटी संस्थान के ही माध्यम से चल रहे हैं। तो एक समय और आया जब बाबा जी आए थे रायपुर में ही, और मैं उनसे मिलने नहीं जा सका क्योंकि समाज में मीटिंग थी और वहाँ मैं प्रमुख था, तो मेरे को वहाँ जाना था। तो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि निर्णय लेने की अक्षमता बराबर व्यस्तता। मैंने कहा ये जो मेरा निर्णय लिया कि मैं समाज का प्रमुख बनूं और अपने आप को उधर व्यस्त कर दूं और इधर जहाँ जाना है वहाँ मैं जा नहीं सकता, वो सूत्र मेरे को वहाँ समझ में आया। उसके बाद मैंने अपने समाज के प्रमुख पद से मैंने इस्तीफ़ा दिया और भी जहाँ जहाँ मेरी टांग अड़ी हुई थी सबसे मैंने अपनी टांग निकाली और फिर फुल टाइम विद्या के समझने में फिर अपने आप को लगाया। बचपन से लेके अभी तक का जो जीवन है बहुत सुंदर गया और अभी जो जा रहा है वो सबसे सुंदर जा रहा है। ऊपर वाले से ये आप लोगों के आशीर्वाद से यही चाहता हूँ। मैं क्या सोच के प्रणाम करता हूँ, ये सोच करके मैं प्रणाम करता हूँ, ये सोच करके मैं प्रणाम करता हूँ। निश्चित मुझे लगती संभावना शुभ की, निश्चित मुझे लगती संभावना शुभ की। पहचान होने पर निर्वाह भी होगा, पहचान होने पर निर्वाह भी होगा। होती समझ यही पहचान हो पूरी। 2020 के बाद अब 2001 से लेकर 20 साल का सफ़र रहा जिसमें कि फाउंडेशनल काम हो गया, नींव
नींव रखने का काम हो गया। मुझको लगता है कि 2020 के बाद अब इमारत खड़ी करने का, इमारत बुलंद होने का समय शुरू होता है। और यहाँ अब सारे हमारे मित्र भी, मुझको लगता है कि ऐसे तमाम मित्र हैं जो बाबा के साथ 10, 20, 15 साल रहे हैं, और हम सबकी भी काम करके मेच्योरिटी बढ़ी है, अपने आप में एक स्थिरता आ रही है, और आगे के लिए हम बहुत आशान्वित हैं कि हम बहुत बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। तो देखा आपने अभ्युदय संस्थान की अब तक की यात्रा को, जिसके सुखद परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। स्वराज्य सबका सपना रहा है और इसे साकार करने की दिशा में अभ्युदय संस्थान निरंतर अग्रसर है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।